नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एमसीक्यू सीरीज हमने आप सभी लोगों के लिए चलाई थी, मोस्टली किस एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपका 24 नवंबर को कौन सा एग्जाम होने वाला है, AIBE 19 एग्जाम जो है आपका होने वाला है। तो ये हमारी जो CPCN के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की MCQ सीरीज है, ये AIB 19 के लिए तो मोस्ट आपके लिए रहेगी यूज़फुल, और साथ ही साथ जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे आने वाले जुडिशियल IPO किसी भी स्टेट का, उसके लिए भी आपके लिए मतलब यूज़फुल होने वाली है। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, सिविल प्रकृति का वाद इनमें से कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिविल प्रकृति के वादों के संबंध में जो है CPC का सेक्शन 9 जो है बात करता है। अब तक हमने जो 2 वीडियोस आपको बताई थी, जिसमें सेक्शन 8 तक हम कवर कर चुके थे, मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको हर सेक्शन के बारे में भी जानकारी दी है। तो आज ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये स्टार्ट है सीरीज हमारी सेक्शन नंबर 9 CPC से, यानी कि जो सेक्शन 9 है वो बात करता है सिविल वादों के विचारण के संबंध में, यानी कि जब तक वर्जित ना हो। देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है कि जब तक जो है वर्जित नहीं है, कोर्ट जो है सभी सिविल वादों का विचारण कर सकेंगे। यानी कि जहाँ जिस चीज़ में अगर ये यहाँ यदि किसी लॉ में ये इंक्लूड किया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जो है न्यायालय सभी सिविल वादों का जो है विचारण कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस केस में हमसे पूछा है नहीं कि कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले पूजा का अधिकार, दूसरा कह रहा है कि मुर्दा गाड़ने के अधिकार के संबंध में जो सूट होगा, तीसरा कह रहा है इंसान के लिए जो वाद होगा, और चौथा कह रहा है ऐसे वाद जिसमें मुख्य रूप से जाति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। जी हाँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए हमसे पूछा है नहीं वाला, रोंग, कि कौन सा इनमें सही ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए अगर हम देखें यदि पूजा का अधिकार जो है, ठीक, तो ये एक सिविल मामले के अंतर्गत आता है। मुर्दा गाड़ने का अधिकार, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति मुर्दा गाड़े जाते हैं, कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें रोका जाए, तो वो जो सूट फाइल करेंगे वो सिविल प्रकृति के वाद के अंतर्गत ही आएंगे। और अंशदान से संबंधित वाद जो है वो भी कैसे होंगे, सिविल प्रकृति के वाद माने जाते हैं। बट अब यहाँ पर कौन सा रह गया कि ऐसे केस जिनमें मुख्य रूप से जाति संबंधी प्रश्न अंतर्गत हों, यानी कि आपको ध्यान रखना है मुख्य शब्द जो यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है कि मुख्य रूप से जाति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों। यानी कि आप मतलब जो मेन केस है वो किसी दूसरे ग्राउंड को लेकर हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसका मेन ग्राउंड अलग हो सकता है, बट अगर इसमें जाति इन्वॉल्व होगी तो वो सिविल प्रकृति का हो सकता है। बट अगर उसका मेन रूप यानी कहते हैं कि मूल उत्पत्ति ही जाति को लेकर है के हो, तो वो सिविल प्रकृति के वाद की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। अब आप ये चीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए, और वहाँ पर एक साइड लिखिए कि कौन से सिविल प्रकृति के हैं और एक साइड लिखिए कौन से नहीं है। तो जो चीज़ें भी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 बताए थे जो हैं और 1 बताया था नहीं है, तो उसी प्रकार से आप इनको लिखते चलिए, आपके पास एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा इस चीज़ से संबंधित। क्योंकि यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर 100% पूछे जाते हैं कि कौन सा केस सिविल प्रकृति का है या नहीं है। अब ये कह रहे हैं इसमें भी पूछें कि कौन सा नहीं है। पूजा के अधिकार संबंधित वाद वो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल है भाई। भागीदारी से संबंधित वाद, कॉमन लॉ राइट से संबंधित वाद, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, पहला तो आप लोग जानते हैं, तो बिल्कुल है ही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है पार्टनरशिप से संबंधित वाद, ये सिविल प्रकृति का वाद है, ध्यान रखना। भागीदारी से संबंधित मामले जो है वो सिविल प्रकृति के मामलों की कैटेगरी में आते हैं। कॉमन लॉ राइट से संबंधित केसेस भी सिविल प्रकृति के केसेस होते हैं। अब बात आती है राजनीतिक, तो देखिए जो राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित केसेस होते हैं वो सिविल मामलों की प्रकृति में नहीं आते, तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद। अब देखिए यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि कौन सा सिविल प्रकृति का वाद होगा। यहाँ पर सिंपल पूछा है, देखिए अधिकार संबंधी वाद, संविदा भंग संबंधी वाद, धार्मिक या फिर अन्य जुलूसों से संबंधित वाद, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है इसमें, जाति से निष्कासन संबंधी वाद। तो यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शन पूछे इन्होंने, 4 हैं। पहला क्या कह रहा है कि जो अधिकार संबंधी होगा, दूसरा कह रहा है संविदा भंग संबंधी वाद, तीसरा कह रहा है कि धार्मिक और जो जुलूस वाला होगा उससे संबंधित वाद, चौथा जाति से निष्कासन, और 5वां ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर पूछा कौन कौन से हैं,
तो मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन होगा ई। ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सिविल प्रकृति के बाद है। देखिए अधिकार आप जानते हैं मोस्टली अधिकार संबंधी जिन भी केसेस में अधिकार इंक्लूड होगा वो कौन से होंगे, आपके सिविल प्रकृति के बाद है। भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस भी सिविल प्रकृति के आते हैं। धार्मिक मैटर्स या फिर जुलूस से रिलेटेड वाद होंगे वो भी सिविल नेचर के होते हैं। अब देखिए जाति से निष्कासन की बात आ रही है। ऊपर जो आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा था उसमें ये बोला गया था कि ऐसे मामले जिनमें मुख्य रूप से जाति से संबंधित प्रश्न अंतर्विष्ट हो, मुख्य रूप से, बट यहाँ पर ये जाति से निष्कासन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जाति से निष्कासन वाले केसेस जो हैं वो सिविल प्रकृति के मामलों में आएंगे, क्योंकि जाति से संबंधित केसेस भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और भी आ रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यवहार प्रकृति का नहीं है, इसमें देखिए सिंपल पूछा है नहीं है। पहला जो अधिनियम द्वारा वर्जित वाद, तो बहुत सिंपल सी बात है। मत देने का अधिकार, ये तो आप लगा सकते हैं किस टाइप्स का वाद होता है। उसके बाद आपका आता है पूजा करने का वाद और उपरोक्त सभी। तो बस सिंपल सी बात है, देखो पूजा करने का वाद बिल्कुल सिविल प्रकृति का वाद होता है। राइट टू वोटिंग, मत देने का अधिकार, बिल्कुल सिविल प्रकृति का वाद है। बट जो सेक्शन 9 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाद द्वारा वर्जित, जिनको अधिनियम ने वर्जित कर दिया भाई वो तो सिविल प्रकृति के नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यवहार प्रकृति का है। तो अब आप देखिए आपको खुद ब खुद अब राइट आंसर लगाना सीख जाएंगे। देखिए जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद, ये देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कौन सा है, तो ध्यान रखना केवल जातिगत प्रश्न, यानी कि ऐसा वाद जिसमें केवल जातिगत प्रश्न पूछे गए हों। ऊपर जो जाति से निष्कासन वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था, उस व्यक्ति को जब जाति से निष्कासित किया गया तो उसका ग्राउंड कुछ और रहा होगा। उसको जाति से निष्कासित करने का मेन रीजन उसकी जाति से संबंधित प्रश्न नहीं रहा होगा, उसके पीछे कुछ और प्रश्न रहा होगा। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि केवल जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद। बी कह रहा है केवल राजनैतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। सी कह रहा है केवल धार्मिक प्रश्नों से संबंधित वाद। और डी कह रहा है क्षतिपूर्ति का वाद। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, क्षतिपूर्ति का, क्योंकि इन तीनों में जो है केवल इंक्लूड हो गया, केवल। और जहाँ केवल हो जाए, देखिए चलो जातिगत और राजनीतिक तो आप बिल्कुल समझ गए, बट देखिए जो केवल धार्मिक का मतलब है कि धार्मिक प्रकृति के केसेस भी कई टाइप्स के होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सिविल प्रकृति के मामलों में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर ये कहते हैं कि धार्मिक प्रश्नों से संबंधित वाद तो वो राइट होता, बट इन्होंने यहाँ क्या जोड़ दिया केवल, ठीक है, तो ये गलत है। बट क्षतिपूर्ति का वाद जो है वो सिविल प्रकृति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता प्राप्त है। ठीक है, जो सेक्शन 9 हमारा कहता है कि जो सभी सिविल न्यायालय यानी कि जो भी जितने भी सिविल कोर्ट्स होंगे उनको किस प्रकार के वादों का विचारण करने का राइट्स है, यानी कि सिविल कोर्ट्स किस प्रकार के मामलों का विचारण कर सकते हैं। सिविल प्रकृति के सभी वाद, सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्त रोक नहीं है। सी कह रहा है आपका सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर विवक्षित रोक नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, डी क्या कह रहा है कि उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है सभी सिविल प्रकृति के वाद। तो जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे ना तो उसमें सिंपल लिख रहा है कि उन वादों को छोड़कर जिनमें अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। ठीक है, यानी कि उन वादों के अलावा जिनमें या तो आपका अभिव्यक्त रूप से, ठीक है, यानी कि या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली क्या कर दिया गया है, वर्जित कर दिया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद नहीं, उसके अलावा सभी सिविल प्रकृति के वादों का विचारण कर सकेंगे। तो देखिए सेक्शन 9 में जो राइट चीज़ें लिखी हुई है डेफिनेशन के अंतर्गत वो ये है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इसका डी। यहाँ पर देखिए केवल क्या लिया गया, इन्होंने अभिव्यक्त रोक लगाई है, यहाँ पर केवल विवक्षित रोक लगाई, यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि सिविल प्रकृति के सभी वादों को इंक्लूड कर दिया। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी सेक्शन 9 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
सिविल प्रकृति के वाद का संज्ञान लेता है। भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात, और ये क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल था। सिविल प्रकृति के वादों का संज्ञान जो है सिविल कोड से ले सकता है, दंड न्यायालय रेवेन्यू कोड से नहीं ले सकता। रेवेन्यू कोड के लिए एक्सेप्शन के तौर पर सेक्शन 5 मैंने आपको उस दिन बताया था, उसमें चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा किससे संबंधित है, कूटकर्ण से संबंधित दिया हुआ है। बहुत ईजी, बड़े आराम से आप लगा लेंगे। सिविल प्रकृति का वाद अभी तो पढ़े हैं हम इतनी देर से, सीधा भाई सामने का सामने ये तो यानी कि पहले का तो एक का तो पहला ही है, सेक्शन 9 में दिया हुआ है। वाद का रोक दिया जाना, दूसरा क्या कह रहा है, वाद का यानी कि पहले का पहला, वाद का रोक दिया जाना। भाई सिंपल सी बात है, बड़ा इजी सा है। तो ऑप्शन क्या का राइट सेक्शन दे रखा है, पूर्व न्याय बिल्कुल धारा 11 में दिया हुआ है, और अतिरिक्त वाद का वर्जन यानी कि 12 में। यानी कि सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जो है क्या दिया हुआ है, A 1 2 3 4 सीक्वेंस से सारे आंसर्स, यानी कि सिविल प्रकृति के वादों की बात करता है सेक्शन 9, वाद का रोक दिया जाना यानी कि स्टे ऑफ सूट जो है सेक्शन आपका होता है 10। ठीक है, रेस सब जूडिस की जो बात करता है, और पूर्व न्याय का सिद्धांत यानी कि रेस जूडिकाटा की जो बात करता है वो कौन सा सेक्शन करेगा, पूर्व न्याय की 12, और 13 किसकी बात करते हैं आपका, अतिरिक्त वाद का वर्जन, बार टू फर्दर सूट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हमारा आगे देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 जिसमें दिया होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल पहला ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाद व्यवहार संबंधी वादों के बारे में बताता है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने केस पूछा है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं यहाँ पर 3, इनमें से कौन सा केस है जो किसके बारे में बात करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि AIBE में जो है केसेस का भी अच्छा वेटेज रहता है। तो ये केस भी आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाद व्यवहार संबंधी वादों के बारे में बताता है, तो सैयद फरजंद अली बनाम नासिर बेगम, सीताराम काशीराम कोंदा बनाम विगमेंट केक एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, CA राम कुमार बनाम हरियाणा स्टेट। तो ध्यान रखना ये चारों के चारों ही जो तीनों के तीनों केसेस जो है व्यवहार संबंधी वादों के बारे में जो है बात करते हैं। राइट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यवहारिक कार्यवाही सिविल प्रोसीडिंग्स से तात्पर्य है। ये कह रहे हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स होती क्या है। भाई आप ये तो बता रहे हो कि सिविल प्रकृति के वाद ये है या नहीं है, बट सिविल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे मतलब क्या है, किसी दोष के लिए दंड देना है, या किसी दुष्कृति के लिए दंड देना है, या किसी अधिकार को प्रवर्तन कराना है, उपयुक्त सभी। तो देखिए अब आप 2 ऑप्शन तो अपने आप रिमूव कर देंगे। भाई किसी दोष के लिए दंड जो है आपका सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं आता, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आता है। तो इसका मतलब D वाला ऑप्शन अपने आप हट गया, क्योंकि A सही नहीं है। अब यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर दंड की बात आई है, तो दुष्कृत्य के ये दंड भी हम जो है CPC के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अभी एक बार राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर C, किसी अधिकार को परिवर्तन कराने से संबंधित वाद। ठीक है, यहाँ पर C ही सही है, बट इसमें ऑप्शन देखिए कितने थे। इसमें ऑप्शन जो है बेशक आपके 5 दिए हुए हैं, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है C ही था, क्योंकि E वाले में वो ये B और C दोनों सही हैं। बट यहाँ पर देखिए B सही नहीं है, दुष्कृति के लिए दंड की बात कर रहे हैं। और दंड वाले मामलों में जो है, अगर कंपनसेशन वाले मामले होते तो ठीक था, बट यहाँ पर पनिशमेंट वाले मामले सिविल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बार ऑफ सूट। बार ऑफ सूट हमने आपको अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 10, 11, 15 या 9 में। तो बार ऑफ सूट के बारे में जो बात की गई है वो कहाँ की गई है, आपके A कह रहा है धारा 10, B कह रहा है धारा 11, C कह रहा है धारा आपका 15 और D कह रहा है धारा आपका 9। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 11 में तो जो है आपका किस चीज़ की बात की गई है, सेक्शन 11 जो बात करता है वो तो रेस जुडिकाटा की बात करता है, पूर्व न्याय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नहीं होगा। 9 अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं सिविल प्रकृति के बाद। सेक्शन 15 में चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई हैं कि वो कोर्ट जिसमें सबसे पहले आप जो है अपना केस इंस्टीट्यूट करोगे तो निम्नतम श्रेणी का होगा। ठीक है, लोवेस्ट ग्रेड जो है कोर्ट होगी। उसके बाद बचा एक सेक्शन 10। तो यहाँ पर बार ऑफ सूट के बारे में जो प्रोविजन है सेक्शन 10 के अंतर्गत है, क्या गया, राइट ऑप्शन होगा A वाला। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम आपको कितने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं और सेक्शंस भी करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विचाराधीन। रेस ऑफ जूडिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले बता दें रेस ऑफ जूडिस के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 11 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब एक ही रेस ऑफ जूडिस के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये कह रहे कि दोनों वादों का विचाराधीन होना। ठीक है, दोनों वादों में विवादग्रस्त विषय का सारथ्य एक होना, दोनों वादों में एक ही पक्षकारों का उनके रिप्रेजेंटेटिव का होना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये तीनों चीज़ें ही क्या है, होनी चाहिए भाई, तभी जो है
आपका सेक्शन 11 के अंतर्गत मामला जो है आने वाला है। रेस ऑफ जुडिस के तहत कौन सा वाद लंबित होगा? पश्चातवर्ती वाद लंबित माना जाएगा, पूर्ववर्ती वाद लंबित माना जाएगा, उपरोक्त दोनों सही होंगे, एक ही विषय वस्तु के वाद होंगे। तो यहाँ पर ये रेस ऑफ जुडिस का मतलब होता है जो पश्चातवर्ती वाद है उसके संबंध में तो बात की गई, बट उसी को तो रोका जाएगा, ठीक है, उसी को तो रोका जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए कि पश्चातवर्ती वाद। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 के प्रावधान कैसे हैं? आज्ञापक है या फिर विवेकाधीन है, आज्ञापक नहीं है, या उपरोक्त में से कोई। तो सिंपल सी बात है भाई, सेक्शन 10 के प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी प्रकृति की हैं, आज्ञात्मक प्रकृति के हैं। राइट ऑप्शन होगा ए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये वैसे भी आपका, कि ये इस धारा 10 के प्रावधान जो है आज्ञापक आदेशात्मक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है आपकी एक प्रॉब्लम है, देखिए अब ये प्रॉब्लम भी किससे संबंधित है? हमारे रेस ऑफ जुडिस से संबंधित है। जैसे हमने सेक्शन 9 से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पढ़े, तो ऐसे सेक्शन 10, 11 पर जो भी मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे होंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वाले, तो वो सभी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम पूछी गई है, कलकत्ता का निवासी है कै, यानी कि कै कहाँ का रहने वाला है? कलकत्ता का। उसने मद्रास में अपनी वस्तु को बेचने के लिए बी को एक एजेंट के रूप में अपॉइंट किया, यानी कि जगह दो हैं, एक तो कलकत्ता है और एक कहाँ है? मद्रास। अब ये जो कै है जो अपनी चीज़ों को बेच रहा है, ये कलकत्ता का है और ये अपनी चीज़ों को कहाँ बेचना चाहता है? मद्रास पर। मद्रास में वो इसके लिए एक एजेंट अपॉइंट करता है जो बी है। अब कै व कै के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस के विषय में लेखाओं के अतिशेष के लिए कै मद्रास में कै पर वाद लाता है। कै कहाँ पर वाद ला रहा है? मद्रास में, क्योंकि मामला दोनों जगह था ना। मद्रास के न्यायालय में वाद लंबित रहने के दौरान कै कलकत्ता में कै के विरुद्ध लेखे और कै को अभिकथित उपेक्षा से हुई हानि के लिए वाद संसित करता है। भाई एक तो उसने जो केस था वो मद्रास में फाइल कर दिया कै के विरुद्ध, दूसरा वाद उसने, वो वाद अभी पेंडिंग है, किस चीज़ को लेकर है? लेखाओं के अतिशेष, ठीक है। दूसरा सूट उसने फिर कलकत्ता में भी फाइल कर दिया, उसके विरुद्ध जो लेखे उन सब को लेकर और क्षतिपूर्ति ले, तो पक्षकार मैटर थे, पक्षकार सेम है, ठीक है। उनके बीच में जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो भी क्या है? सेम है, उसी बिजनेस को लेकर के उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें की हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। कलकत्ता के न्यायालय को वाद में अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले कहाँ पर था? देखिए वो मद्रास में क्या था ना पहले। तो ये क्या कह रहे हैं कि कलकत्ता के न्यायालय को वाद में अग्रसर नहीं होना चाहिए, मद्रास के न्यायालय को वाद में अग्रसर नहीं होना चाहिए, दोनों न्यायालय वाद में अग्रसर हो सकेंगे। यहाँ धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, बल्कि धारा 11 के प्रावधान लागू होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो प्रोविजंस लागू होने वाले हैं वो सेक्शन 10 के होंगे, 11 के नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें क्यों, क्योंकि सेक्शन 11 जब अप्लाई होगा जब एक केस में पहले डिसाइड मामला हो चुका है। बट यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में आपने देखा अभी मामला डिसाइड नहीं हो, पहले उसने मद्रास में सूट फाइल कर दिया, मद्रास का मामला अभी चल रहा है पेंडिंग में, तो उसने कलकत्ता में जाके कर दिया। तो सिंपल सी बात है। तो भाई सेक्शन 11 तब अप्लाई होता है जब डिसीजन दे दिया गया है किसी केस में, तो यहाँ पर डिसीजन हुआ नहीं है, तो सेक्शन किसके अप्लाई होंगे? विचाराधीन वाद की बात कौन करता है? सेक्शन 10। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है? सेक्शन 11 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन अपने आप हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। अब दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि दोनों न्यायालय वाद में अग्रसर हो सकेंगे। भाई एक ही केस को दो कोर्ट कैसे सुन सकते? तो सिंपल सी बात है, ये वाला भी निकल गया हमारा। तो बचा क्या? पहले ही हम देख चुके हैं, पहले मैंने आपको बताया था पश्चातवर्ती वाद जो है वो रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका पश्चातवर्ती वाद कौन से कोर्ट में गया था? कलकत्ता वाले न्यायालय में। तो आपका मामला जो है कहाँ अग्रसर नहीं होना चाहिए? कलकत्ते में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा, ठीक। उसके बाद आता है विचाराधीन वाद। तो सेक्शन तो आपको रेडी होगा, विचाराधीन वाद सेक्शन 10 में दिया हुआ है। तो भाई कह रहे हैं विचाराधीन वाद की शर्त नहीं है। क्या शर्त नहीं है विचाराधीन वाद की? एक पूर्ववर्ती तथा एक पश्चातवर्ती वाद होना। भाई ये दोनों तो बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो मामला इसके अंतर्गत आएगा। पश्चातवर्ती वाद का उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना जहाँ की पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षकारों में दोनों वादों में पक्षकार समान होना, दोनों वादों में समान वाद विषय होना। तो देखिए सेक्शन 10 के लिए यह जरूरी नहीं है कि पश्चातवर्ती वाद उसी कोर्ट में आप सबमिट करो। भारत के किसी भी न्यायालय में यह वाद सबमिट हो सकता है।
तो इसमें हमसे पूछा था आवश्यक शर्त नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी कि ये आपकी आवश्यक शर्त जो है नहीं है। ये किसी भी कोर्ट में हो सकता है भारत के में, ऐसा कोई यहाँ पर मैंडेटरी जो है नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारे कुछ केसेस हैं। देखिए हमने जितने भी आपको एमसीक्यूज़ कराए हैं पहले की वीडियोस में भी और आज की वीडियोस में भी, ये सभी आपको ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखने वाले एमसीक्यूज़ हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपका केसेस का क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है और एक आपका केसेस का जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखते हैं अब क्या कौन सा केस किससे संबंधित है। देखिए सत्याचरण बनाम देवराजन का है पहला, दूसरा है देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, और तीसरा केस है हमारा मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल का, और चौथा जो केस है वो है हमारा मधुसूदन दास बनाम नारायण बाई का। अभी हमसे पूछना चाहते हैं कि इन केसेस में ये जो आप आगे देख रहे हैं ये कौन सा केस कौन से फैक्ट से जो है रिलेटेड माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो है कौन से रिलेटेड यहाँ पर आपका होगा। देखिए पहले वाले में हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 से संबंधित है, तो क्या यहाँ भी वही होंगे। सबसे पहला सत्याचरण बनाम देवराजन, बहुत आपने पढ़ा होगा। सत्याचरण बनाम देवराजन का केस जो है वो रेस जुडिकाटा से रिलेटेड ही है, तो इसका मतलब पहले का तो पहला हो गया। देवीलाल बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, भाई सिंपल बात है, ये भी आपने जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में बहुत पढ़ा था, तो ये भी क्या आएगा आपका 2 का बी का 2 ही आएगा, यानी कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल 151 सेक्शन सीपीसी इनहेरेंट पावर, बिल्कुल राइट है। उसके बाद आता है मधुसूदन दास बनाम नारायण बाई, तो सिंपल सी बात है एक ऑप्शन बचा तो उसी का यहाँ पर ये क्या होगा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं राइट ऑप्शन 1 2 3 4 कौन से हैं, तो 1 2 3 4 जो है किसके अंदर है, ए के अंदर ही दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारा 10 के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध कौन सा उपचार उपलब्ध है। देखिए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर न्यायालय के द्वारा दिया जाता है उसमें कौन सा उपचार उपलब्ध है। क्या उसकी अपील हो सकती है, क्या रिवीजन हो सकता है, क्या अपील रिवीजन दोनों हो सकते हैं, या फिर कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर दिया जाता है उसकी कोई अपील नहीं होगी रेमेडी के लिए, केवल उसका रिवीजन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री में बहुत पुटअप होता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन सत्य है। धारा 10 के तहत कार्यवाही के लिए वाद शब्द में अपील भी शामिल है, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं धारा 10 के लिए दोनों मामलों की विषय वस्तु एक ही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दोनों वादों में अलग अलग वाद हेतु पर अनुतोष चाहा गया हो। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इसमें सत्य कथन होगा, तो देखिए डी ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों ही सत्य हैं। तो देखिए ये जो कह रहे हैं धारा 10 के तहत कार्यवाही के लिए वाद शब्द में अपील भी शामिल है, यानी कि सेक्शन 10 में जो हम कार्यवाही वर्ड पढ़ रहे हैं ना, उस कार्यवाही शब्द में वाद जो शब्द है, उस कार्यवाही के लिए जो वाद शब्द है उसमें अपील भी शामिल है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें हमारा सही है। धारा 10 के दोनों मामलों की विषय वस्तु जो है एक ही होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों वादों में अलग अलग वाद हेतुक पर अनुतोष चाहा गया हो। तो देखिए यहाँ पर वाद हेतुक, दोनों वादों में अलग अलग वाद हेतुक पर अनुतोष चाहा गया हो। क्या चाहा गया है भाई, दोनों ही केसों में आपने जो है अलग अलग वाद जो थे उन दोनों अलग अलग केसेस में आपने क्या रिलीफ मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत स्थगन आदेश दिया जाता है तब उस आदेश के विरुद्ध क्या उपचार उपलब्ध होंगे। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हमें अभी आपको बता चुके हैं कि केवल रिवीजन हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, इसके साथ ही आज की वीडियो जो है यही समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी से अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।